नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे कि कल रूस, भारत और चीन यानी RIC की बैठक होगी। इस वर्चुअल बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्री S जयशंकर हिस्सा लेंगे। वहीं सीमा पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के कठुआ, राजौरी और पुंछ जिलों में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारी गोलाबारी की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इस कायराना हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट आपको देंगे। साथ ही कोरोना वायरस से जुड़ी सभी अपडेट्स पे हम नजर डालेंगे। देश और दुनिया में कोरोना वायरस की क्या स्थिति है, भारत में रिकवरी रेट लगातार सुधर रहा है और अब ये 55.77% हो गया है। इसके अलावा भी अहम खबरों पर होगी हमारी नजर। तो आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अहम खबर के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की विजय दिवस परेड में शामिल होने के लिए आज 3 दिन की यात्रा पर मॉस्को रवाना हुए। रक्षा मंत्री अपनी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सामरिक भागीदारी को और मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। इस दौरान चीन के रक्षा मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, लेकिन भारत और चीन के बीच किसी भी तरह की बातचीत प्रस्तावित नहीं है। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़े तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। मॉस्को रवाना होने से पहले रक्षा मंत्री ने अपनी यात्रा को लेकर ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि इस दौरान भारत और रूस के बीच रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर बातचीत की जाएगी। बुधवार को मॉस्को में विजय दिवस परेड आयोजित होगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। विक्ट्री डे परेड में भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना से 75 सैन्यकर्मियों के विशेष दल को भी शामिल किया गया है। ये पहली बार है जब भारत की तीनों सेनाएं इसमें भाग ले रही हैं। इससे पहले 2015 में भारतीय सेना ने परेड में हिस्सा लिया था। दूसरे विश्व युद्ध में रूस और मित्र देशों की विजय प्राप्त करने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर विजय परेड आयोजित की जा रही है। परेड का आयोजन रूसी और अन्य मैत्रीपूर्ण देशों के नागरिकों द्वारा किए गए वीरता और बलिदान का सम्मान करने के लिए किया जाता है। इससे पहले विजय परेड का आयोजन 9 मई को किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। रूस में हर साल 9 मई को विक्ट्री डे मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस मौके पर बधाई भी दी थी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। भारत और रूस के गहरे रिश्तों से दुनिया वाकिफ है और परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना रही हों, रूस ने हमेशा ही भारत का साथ दिया है। रक्षा क्षेत्र में रूस के साथ भारत के मजबूत रिश्ते हैं। दरअसल रक्षा क्षेत्र में सहयोग, खासकर हथियारों, लड़ाकू विमानों, पनडुब्बी और नौसेना के जहाज की आपूर्ति दोनों देशों के बीच संबंधों की धुरी रही है। भारत के साथ रूस की दोस्ती बहुत पुरानी है और दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग में इसकी झलक भी मिलती है। बीते कुछ सालों में दोनों देशों ने आपसी रिश्तों को नया आयाम दिया है। खरीदार विक्रेता के रिश्ते को बदलकर भारत और रूस ने एक दूसरे के लिए एक सहयोगी का रिश्ता कायम किया है। दोनों देशों के बीच रक्षा से संबंधित अनेक समझौते हुए हैं। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, Su-30 विमान का भारत में उत्पादन और T-90 टैंक दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के उदाहरण हैं। रूस की तरफ से भारत को S-400 ट्रायम्फ हवाई रक्षा मिसाइल प्रणाली की जल्द ही आपूर्ति भी होने वाली है। S-400 दुनिया के सबसे उत्तम मिसाइल रक्षा प्रणालियों में शुमार है। भारत रूस रक्षा संबंधों की एक खासियत यह भी है कि इसमें तकनीक के हस्तांतरण के प्रावधान भी शामिल हैं। इसके अलावा संयुक्त अनुसंधान, विकास, उन्नत रक्षा तकनीक और प्रणालियों के उत्पादन के क्षेत्र में मिलकर काम भी किया जा रहा है। सितंबर 2019 में व्लादिवोस्तोक में हुए सालाना द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भारत और रूस के बीच दोनों देशों के संयुक्त उपक्रम द्वारा रूसी रक्षा उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स भारत में ही बनाने पर सहमति भी बनी। मार्च 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया अभियान के तहत दोनों देशों के संयुक्त उपक्रम के बारे में घोषणा की। इसके तहत उत्तर प्रदेश के कोरबा में IRRPL यानी इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा असॉल्ट राइफल के भारत में निर्माण को लेकर सहमति शामिल है। भारत रूस साझेदारी के तहत भारत में कामोव सैन्य हेलीकॉप्टर भी तैयार किए जा रहे हैं।
सामरिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए दोनों देश अपने अपने अधिकारियों के बीच संवाद, दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास और अन्य कार्यक्रम पर भी जोर दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच सैनिक क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त अभियान इंद्र 2017, नौसैनिक अभ्यास इंद्र नौसेना 2018, तीनों सेनाओं के संयुक्त अभियान इंद्र 2019 का सफल संचालन भी किया गया है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। कल यानी मंगलवार को रूस, भारत और चीन यानी RIC की बैठक होगी और इस वर्चुअल बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्री S जयशंकर हिस्सा लेंगे, जबकि चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी भाग ले रहे हैं। बैठक की मेजबानी कर रहे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ किया कि इस त्रिपक्षीय बैठक में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बात नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैठक में कोविड-19 से निपटने में तीनों देशों के बीच सहयोग और दूसरे वैश्विक मुद्दों पर आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। फिर भी भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव के बीच हो रही इस बैठक से काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। हालांकि भारत का हमेशा से रुख रहा है कि वो सीमा विवाद निपटाने के लिए किसी तीसरे देश की मदद नहीं लेता। इसलिए उसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। While we remain firmly convinced of the need for maintenance of peace and tranquility in the border areas and the resolution of differences through dialogue, we are also strongly committed to ensuring India's sovereignty and territorial integrity. बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने चीन के मुद्दे को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उठाए गए सवालों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जो सवाल पूर्व प्रधानमंत्री ने उठाए हैं उनसे सेना का मनोबल गिरता है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसे ही सवाल एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी किए गए थे। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे वक्त में ऐसे सवाल नहीं उठाने चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष ने एक के बाद एक ट्वीट्स के जरिए उनका जवाब दिया। चीन के मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सवालों पर आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कड़े शब्दों में जवाब दिया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि मनमोहन सिंह उसी पार्टी से हैं जिसने चीन को 43,000 किलोमीटर जमीन सरेंडर कर दी थी। यूपीए शासन के दौरान बिना लड़े सरकार को सरेंडर करते हुए लोगों ने देखा है। बीजेपी अध्यक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनके कार्यकाल को लेकर भी ट्वीट किया। नड्डा ने कहा कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन चीन के सामने सरेंडर कर दी गई। चीन ने 2010 से 2013 के बीच 600 बार से ज्यादा घुसपैठ की। इसके अलावा जेपी नड्डा ने मनमोहन सिंह को यूपीए के दौरान पीएमओ की भी याद दिलाई। नड्डा ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह निश्चित रूप से कई विषयों पर अपने विचार साझा कर सकते हैं, लेकिन पीएमओ की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। उस ऑफिस से यूपीए वाला सिस्टम साफ हो गया है, जहां सुरक्षा बलों का अपमान भी किया जाता था। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश पूरी तरह से विश्वास करता है। 130 करोड़ भारतीयों ने परीक्षा की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देखा है। प्रधानमंत्री ने हमेशा देश को सबसे ऊपर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने चीन के साथ जारी गतिरोध के मसले पर कहा है कि इस मुद्दे पर किसी की कोई भी राय हो सकती है, लेकिन देश की सुरक्षा को सरकार के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये वक्त समझदारी और एकजुटता दिखाने का है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि ऐसे कठिन और चुनौती भरे समय में भारत सरकार की अगली कार्रवाई के संबंध में लोगों और विशेषज्ञों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन मूल रूप से ये सरकार पर छोड़ देना बेहतर है कि वो देशहित और सीमा की रक्षा हर हाल में करे, जो कि हर सरकार का दायित्व भी है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में 15 जून को लद्दाख में चीनी सेना के साथ हुए संघर्ष में कर्नल सहित 20 सैनिकों की मौत से पूरा देश काफी दुखी, चिंतित और आक्रोशित है। इसके निदान के लिए सरकार और विपक्ष दोनों को पूरी परिपक्वता और एकजुटता के साथ काम करना है, जो देश दुनिया को दिखे और प्रभावी सिद्ध हो। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान एक ओर जहां सीमा पर गोलीबारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर लगातार भारत के खिलाफ आतंकी साजिश भी रच रहा है। आज जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आतंकियों के खिलाफ अभियान में जबरदस्त कामयाबी मिल रही है। आईजी विजय कुमार के मुताबिक पहली बार 4 महीने के अंदर 4 आतंकी संगठनों के सरगनाओं का सफाया किया गया है। इनमें आतंकी संगठनों लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के अलावा अंसार, गजवत उल हिंद का स्थानीय प्रमुख भी शामिल है। इस बीच जम्मू कश्मीर में रविवार को सुरक्षा बलों के साथ 2 मुठभेड़ों में 4 आतंकी मारे गए हैं। इनमें हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 3 आतंकी श्रीनगर जिले के जादिबल इलाके में मारे गए, जबकि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा चौथा आतंकी कुलगाम जिले के लिखडीपोरा इलाके में मारा गया। उसके कब्जे से AK-47 राइफल, एक मैगजीन और एक पिस्तौल बरामद की गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की अलग अलग कार्रवाई में इस साल अब तक 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। इनमें से सिर्फ जून में ही करीब 40 आतंकी मारे जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना महामारी के बीच भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और सीमा पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के कठुआ, राजौरी और पुंछ जिलों में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारी गोलाबारी की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इस कायराना हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया। नौशेरा में जवाबी कार्रवाई के दौरान फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात एक भारतीय जवान शहीद हो गया। भारतीय सेना ने पुंछ जिले के कृष्णा घाटी, राजौरी के नौशेरा सेक्टरों में नियंत्रण रेखा पर, जबकि कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मोर्टार शेल से गोलीबारी की। पाकिस्तान ने तड़के 3:30 बजे नौशेरा में हल्के हथियारों से गोलीबारी की और कृष्णा घाटी में मोर्टार शेल दागे। इसके बाद उसने 5:30 बजे फायरिंग शुरू कर दी। उधर कठुआ जिले में हीरानगर सेक्टर के कोराल मतराई इलाके में भी पाकिस्तानी सेना ने रात करीब 1 बजे भारी गोलीबारी की, जो सुबह 3:30 बजे तक चली। इस साल 10 जून तक पाकिस्तान 2000 बार से ज्यादा संघर्ष विराम का उल्लंघन कर चुका है। जून महीने में ही पाकिस्तान 4 बार से ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण नहीं हैं, तो कोविड-19 की जांच की जरूरत नहीं है। यदि ये लक्षण आप में हैं और आपने हाल में किसी कोविड-19 प्रभावित देश की यात्रा की है, तो जांच जरूर करा लें। यदि आपने कोई यात्रा नहीं की लेकिन कोविड-19 ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आए हों, तो जांच के लिए तुरंत राज्य की हेल्पलाइन नंबर या भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए खबरों को आगे बढ़ाते हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच कंटेनमेंट रणनीति में बदलाव का फैसला किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल उच्च स्तरीय बैठक में राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण स्थिति की समीक्षा की, जिसमें डॉक्टर वीके पॉल समिति के सुझाव पर दिल्ली की कंटेनमेंट रणनीति को बदलने पर विचार किया गया और दिल्ली सरकार को समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल समिति के सुझाव पर दिल्ली की कंटेनमेंट रणनीति को बदलने पर विचार किया गया और दिल्ली सरकार को समिति की सिफारिशों को लागू करने को कहा गया। दिल्ली में कोविड-19 की रोकथाम रणनीति के बारे में डॉक्टर वीके पॉल समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई अहम सुझाव दिए हैं। इन सुझाव में राजधानी में कोविड नियंत्रण क्षेत्र फिर से तय करने और इन क्षेत्रों में गतिविधियों पर कड़ाई से नियंत्रण रखने की सिफारिश की गई है। आरोग्य सेतु की मदद से संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने और उन्हें क्वारंटीन करने का सुझाव दिया गया है। समिति ने संक्रमित लोगों को अस्पतालों, कोविड देखभाल केंद्रों और घरों में क्वारंटीन करने को कहा है। दिल्ली में 27 जून से 10 जुलाई तक सेरोलॉजिकल सर्वे कराने का भी फैसला किया गया है, जिसमें 20,000 लोगों के नमूनों का परीक्षण किया जाएगा। इससे दिल्ली में कोरोना संक्रमण के फैलाव के आकलन और व्यापक रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार नियंत्रण क्षेत्रों के बारे में 22 जून तक कार्य योजना तैयार कर लेगी और 26 जून तक सभी नियंत्रण क्षेत्रों का संशोधित परिसीमन जारी करेगी।
6 जुलाई तक दिल्ली के बाकी भागों का भी व्यापक सर्वेक्षण किया जाना है। दिल्ली सरकार को कोरोना संक्रमण से मरने वाले रोगी के बारे में पूरी जानकारी केंद्र सरकार को उपलब्ध करानी होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में अभी कोविड-19 के 25,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। करीब 12,000 लोग होम क्वारंटाइन में हैं। उन्होंने होम क्वारंटाइन में रह रहे मरीजों को पल्स ऑक्सीमीटर देने की बात कही है। जितने अब होम क्वारंटाइन के केसेस होंगे, होम आइसोलेशन के, दिल्ली सरकार हर होम आइसोलेशन वाले केस को एक ऑक्सी पल्स मीटर देगी। आप उस पल्स मीटर को अपने घर रखिए, जब आप ठीक हो जाएं सरकार को वापस कर दीजिए 10 दिन के बाद। इस बीच दिल्ली में पहले रोजाना 5,000 के मुकाबले अब करीब 18,000 लोगों की कोविड-19 जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही 4.25 लाख के पार पहुंच गए हों, लेकिन भारत दुनिया के कई देशों से बेहतर स्थिति में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की जनसंख्या के मुकाबले देश में प्रति लाख आबादी पर कोरोना के मामले बहुत कम हैं। सक्रिय मामलों के मुकाबले ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है और रिकवरी रेट 55.77% पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ये केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों और सतर्कता से उठाए सही समय पर सही कदम से मुमकिन हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रति लाख कोरोना वायरस मामले 30.04 हैं, जबकि विश्व में आंकड़ा 3 गुना ज़्यादा यानी 114.67 है। वहीं अमेरिका में ये आंकड़ा 671.24 मामले प्रति लाख, जर्मनी में 583.88, स्पेन में 526.22 और ब्राज़ील में 489.42 मामले प्रति लाख आबादी पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,43,267 नमूनों की जांच की गई है। अब तक कुल 69,50,493 नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14,821 नए मामले सामने आए हैं और 445 लोगों की जान गई है। भारत में कोरोना वायरस मरीजों की कुल संख्या 4,25,282 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 9,440 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल 2,37,195 मरीज ठीक हो गए हैं, जिसके बाद रिकवरी रेट 55.77% पर पहुंच गया है। देश में 1,74,000 से ज़्यादा सक्रिय मामले हैं। अहम बात यह है कि देश में ठीक हो रहे मरीजों की संख्या सक्रिय मरीजों से 62,000 से ज़्यादा है। इस वायरस से अब तक 13,699 लोगों की मौत हो चुकी है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। अब बात दुनिया में कोरोना संक्रमण की करते हैं तो दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या 89,63,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं 4,68,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि महामारी के बीच कुछ देशों ने पाबंदियों में ढील का दायरा बढ़ा दिया है। कोरोना महामारी के बीच कई देश अपनी पाबंदियों में ढील दे रहे हैं। स्पेन में विदेशी पर्यटकों के आने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है। अब यहां यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के पर्यटक को आने की इजाजत दी जाएगी। हालांकि स्पेन पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उनकी पूरी जांच की जाएगी। सऊदी अरब में रविवार से कर्फ्यू हटा दिया गया है। अब यहां आर्थिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर अगले आदेश तक प्रतिबंध जारी रहेगी। आंकड़ों की बात करें तो अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 22,80,000 से ज्यादा पहुंच गई है। वहीं जान गंवाने वालों का आंकड़ा 1,19,000 के पार जा पहुंचा है। दूसरे नंबर पर है ब्राजील, जहां संक्रमितों की कुल संख्या 10,83,000 के पार पहुंच गई है और यहां 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में संक्रमितों की कुल संख्या 5,91,000 के पार पहुंच चुकी है। 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसके बाद भारत में कोरोना के 4.25 लाख मामले हैं। वहीं ब्रिटेन में मामलों में कमी आई है, लेकिन संक्रमितों की कुल संख्या 3 लाख के पार पहुंच चुकी है, जबकि कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 42,000 के पार पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार यानी 23 जून से शुरू होने वाली रथ यात्रा को सशर्त निकालने की अनुमति दे दी है।
पुरी की ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक संबंधी आदेश में संशोधन पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया है। आदेश के अनुसार जगन्नाथ रथ यात्रा मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय से आयोजित की जाएगी, जिसमें इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि लोगों के स्वास्थ्य का कोरोना महामारी की वजह से किसी भी तरह से अनदेखी ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 23 जून से शुरू होने वाली ओडिशा के पुरी की ऐतिहासिक यात्रा पर रोक संबंधी आदेश में संशोधन के अनुरोध पर आज सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की खंडपीठ ने इस पर विषय विचार करते हुए इसे सशर्त आयोजित करने की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश ने नागपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साथी न्यायाधीशों के साथ सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंगलवार से शुरू होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के आपसी सामंजस्य से आयोजित की जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद पुरी की रथ यात्रा को अनुमति देते हुए कहा कि यात्रा के दौरान होने वाले अनुष्ठानों का सूक्ष्म प्रबंधन नहीं किया जा सकता, इसलिए इस मुद्दे को राज्य, केंद्र और मंदिर प्रबंधन अपने विचार और विवेक से सुनिश्चित करेंगे। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ को सूचित करते हुए ओडिशा सरकार ने कहा था कि रथ यात्रा के दौरान राज्य सरकार मंदिर प्रबंधन और केंद्र सरकार के साथ चीजों को सुचारू बनाने के लिए काम करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ओडिशा में केवल पुरी में ही यात्रा निकाली जाएगी। इससे पहले कोर्ट ने रथ यात्रा पर 18 जून को रोक लगा दी थी, जिसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने रोक लगाए जाने के फैसले में संशोधन करने की अपील की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात करते हैं मॉनसून की। देश के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के कुछ इलाकों में मॉनसूनी बारिश के साथ अब पश्चिमोत्तर भारत में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के अगले 48 घंटों में पहुंचने की संभावना है। इस हफ्ते राजधानी दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में मॉनसून दस्तक दे सकता है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवाती वातावरण बनने से दक्षिण पश्चिम मानसून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर से आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। इसके 2 से 3 दिन में दिल्ली पहुंचने के आसार हैं। हालांकि दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में सुबह मानसून पूर्व बारिश से कुछ राहत मिली है। 24 और 25 जून को पूरे हिमालयी क्षेत्र, हरियाणा और पंजाब में मानसून के पहुंचने की संभावना है। मानसून की वजह से उत्तर प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से में बारिश जारी है। वहीं पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा के साथ पूर्वोत्तर भारत में बारिश हो रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिन में छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और तटीय कर्नाटक में भारी से बहुत भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कान फिल्म फेस्टिवल में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया। कान फिल्म फेस्टिवल वैश्विक फिल्म उद्योग के लिए सबसे बड़े फिल्म समारोहों में से एक है। इस बार कोरोना महामारी के कारण कान फिल्म फेस्टिवल के 73वें संस्करण का आयोजन ऑनलाइन किया गया। हिंदी और मराठी सिनेमा के अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक अनंत महादेवन की फिल्म माई घाट क्राइम नंबर 103/205 को इस साल कान फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है। हर साल कान फिल्म महोत्सव का मई में आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हुए विश्वव्यापी लॉकडाउन के बाद इस फेस्टिवल को स्थगित कर दिया गया था। अब इस फेस्टिवल के आयोजक इसका आयोजन ऑनलाइन कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज से हो गई। सूचना प्रसारण मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत से अपील की कि वो भारत में निवेश करें, भारत में फिल्मांकन करें और ग्लोबल ब्रांड का निर्माण करें। My appeal to the film fraternity, international film fraternity, is come, invest, shoot in India, and sell in the global market as global brand. Indian content is a rich content, and in this rich content, 150 countries are using this content. Ask any OTT platforms, their most popular programs are based on Indian content. So that's the reality and the speciality of India.
which we want to harness further. भारतीय सिनेमा और रंगमंच के शानदार अभिनेता पद्मश्री टॉम ऑल्टर की आज 70वीं जयंती है। टॉम ऑल्टर आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी गंभीर अदाकारी, गहराई भरी आवाज और भारतीयता से भरा व्यक्तित्व हमेशा लोगों की यादों में ताजा रहेगा। यस सर, मेरा ये भरा हुआ ग्लास खत्म होते ही इन दोनों को तोप से उड़ा दो। यस। रंगमंच हो, टीवी या फिर सिनेमा, हर किरदार को शिद्दत से जीने वाले टॉम ऑल्टर दर्शकों पर अपने अदाकारी की गहरी छाप छोड़ जाते थे। विदेशी मूल के होने के बावजूद टॉम का संपूर्ण व्यक्तित्व भारतीयता से भरा हुआ था। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा पर मजबूत पकड़ ने उन्हें एक ऐसे कलाकार के तौर पर उभारा जो हर माध्यम और हर किरदार में खुद को आसानी से ढाल लेता था। टॉम ने 300 से ज्यादा फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम किया। छोटे पर्दे पर टॉम का सीरियल जुनून 9 साल तक चला। फिल्मों में अभिनय की शुरुआत उन्होंने फिल्म चरस से की थी। इसके बाद क्रांति, राम तेरी गंगा मैली, कर्मा, परिंदा और आशिकी जैसी दर्जनों कमर्शियल फिल्मों में उन्होंने काम किया। टॉम ने शतरंज के खिलाड़ी, गांधी, लोकनायक, सलीम लंगड़े पे मत रो और सरदार जैसी कलात्मक फिल्मों में भी यादगार भूमिका निभाई। टॉम ऑल्टर को उर्दू शायरी और क्रिकेट का भी काफी शौक था। 2008 में अभिनय क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सूबों, इलाकों, मजहबों और फिरकों के चुने हुए मेंबरान और राजे रजवाड़ों के भेजे हुए नुमाइंदे भी शामिल हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप अपना ख्याल रखें। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सभी सावधानियां जरूर बरतें। नमस्कार।